वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। एफसीएनसी का इम्तिहान देकर फारिग हुई थी। बाकी बेटा और बेटी छोटे थे, वो भी अभी स्कूल में पढ़ रहे थे। इरफान अंकल 18 साल बाहर सऊदिया में रहे थे और वो अच्छे सेहतमंद और काफ़ी अच्छे जान के मालिक थे। और अब लाहौर में उनका अपना चावल का होलाम सेल का कारोबार था। और मैं हैरान था, उनकी बीवी चची की बड़ी बहन खुद खूबसूरत और एक मालिक थी। फिर अंकल ने कैसे चची को फंसा लिया? मेरे दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे थे जिनके जवाब सिर्फ चची के पास ही थे। लेकिन फिर मैंने सोचा, मर्द एक घोड़ा है, अपना इसके लिए हथौड़ा है। आज तक इसने किसी को नहीं छोड़ा है। मैं वहां कमरे में ही चारपाई पे लेट गया और जो आज देखा इसके बारे में सोचने लगा। और सोचते सोचते मैंने अपने दिल और दिमाग में एक प्लान बना लिया था जो कि खतरनाक भी हो सकता था, लेकिन मैंने अपने प्लान को पक्का बना लिया था। उन्हीं सोचों में पता ही ना चला मुझे नींद आ गई और मैं वहां ही सो गया। मुझे होश तब आया जब शाम को चचा जान मुझे जगा रहे थे। मैं उनकी आवाज़ है फौरन उठ गया। उन्होंने पूछा, काशी पत्थर है ना, आज क्यों दिन नहीं सोया हुआ है? मैंने कहा, चचा जान आज हमसे मैं आंटी का सामान बाजार से लेकर आया था और वहां से थका हुआ आया था और चारपाई पे आकर लेट गया, पता ही नहीं चला और सो गया। चचा जान बोली, चल उठ, जाके मुंह हाथ धो, चाय बन गई है, आकर पी लो, और खुद बाहर चले गए। मैं वहां से उठा और बाहर निकलकर बाथरूम में घुस गया और नहाने लगा। वैसे भी इशरत आंटी से मुलाकात के बाद अभी तक मैं नहाया नहीं था, इसलिए नहाकर बाहर निकल आया। वैसे भी इशरत आंटी को मुलाकात करके अभी तक मैं नहाया नहीं था, इसलिए नहाकर बाहर निकल आया। और जब मैं टीवी वाले कमरे में जाने लगा, मैंने किचन में देखा चची वहां कुछ काम कर रही थी। मैंने सरसरी से नजर मार के टीवी वाले कमरे में आकर बैठ गया। वहां चचा पहले ही टीवी पे न्यूज़ देख रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद चची ने मुझे चाय का कप ला कर दिया। मैंने उनको पहले जैसा ही नॉर्मल मॉड शो करवाया और वो चाय देकर बाहर चली गई। फिर वो दिन रात तक मामूल की तरह गुजर गया। अगले दिन सुबह नाश्ता करके सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ और मैं भी वही रूटीन की तरह टीवी वाले कमरे में टीवी देखने लगा। तकरीबन 11:30 बजे चची सब काम निपटा कर अपने कमरे में चली गई और फिर आधे घंटे बाद मेरे नंबर पे चची का SMS आया, मेरे कमरे में आओ, तुमसे बात करनी है। मैं तो पहले ही इंतजार में था। मैंने टीवी बंद किया और चची के कमरे में चला गया। कमरे में दाखिल होकर कमरे का दरवाज़ा बंद किया और चची के बेड के पास रखी कुर्सी है जाकर बैठ गया। चची ने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा, फिर मुझे से पूछा, काशी जी सुनाओ, क्या बना, कल को कोई भी आया कि नहीं? मैं थोड़ा सा मुस्करा कर जवाब दिया, चची जान अब जैसी खिलाड़ी औरत ने बंदोबस्त किया हो तो बंदा मज़े के बगैर रह सकता है। वो आगे से बोली, फिर दबाकर इशरत से मुलाकात की है ना और उसको अपना दीवाना बना लिया है कि नहीं? मैंने कहा, चची जी, और उसको अपना मुरीद भी बना लिया है। फिर चची थोड़ा अक्कड़ कर बोली, देखा ना भतीजे, मेरे साथ रहोगे तो ऐश करोगे। मैंने दिल में सोचा, चची हवंती तेरी भी बहन नोना दत्ता थी। फैर अक्खी में फैसला कर चुका था कि अब चची के साथ खिलकर खेलना है, इसलिए मैं ने खिलकर बात करने का सोचा। चची मुझे यूं चुप बैठकर बोली, क्यों भतीजे, क्या सोच रहा है? मैंने कहा, चची मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। तो चची आगे से बोली, हाँ बोलो, क्या बात है? मैंने हिम्मत करके कहा, चची आपने खुद कहा है कि मेरे साथ रहोगे तो ऐश करोगे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको भी खिलकर ऐश कर ओया है और खुद भी करूँ, इसलिए अब कोई नया माल भी चेक करवाओ ना। चची ने मुझे घोर कर और सवालिया नज़रों से मुझे देखा और बोली, तुम्हारा क्या मतलब है? नौरीन और इशरत दोनों को तुम चेक कर चुके हो और जब चाहो उनको दोबारा मुलाकात कर सकते हो, फिर नया माल कौन सा तुम्हारे लिए मैं लेकर आऊं? मैंने कहा, चची आप एक खिलाड़ी औरत हैं, मुझे लगता है आप और भी अच्छा माल मुझे चेक करवा सकती हैं। इसके बदले में आपको मेरी तरफ से आपके लिए जो खिदमत होगी मैं दिलो जान से करने को तैयार हूँ। चची थोड़ा सा सीधा होकर बैठ गई और बोली, काशी तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तुम कहना क्या चाहते हो? जरा खिलकर बात करो, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही, तुम क्या बकवास कर रहे हो? उनके लहजे में थोड़ा अब गुस्सा भी था। मैंने भी हिम्मत करने का फैसला किया और चची को कहा, चची मुझे आपकी भाभी साइमा आंटी को देखना है। और फिर मैं अपना पता फेंक कर खामोश होकर बैठ गया और चची की तरफ देखने लगा। चची ने ना आओ देखा ना ता आ देखा और एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा और फुल गुस्से में बोली, शर्म से डूब मरना चाहिए तुम्हें, ऐसी घटिया बात मुझे से करते हुए तुम कितने बदतमीज और घटिया इंसान हो। मैंने तुम्हारी ऊपर भरोसा किया और तुम्हारे लिए इतना कुछ करवा के दिया और तुम मेरे ही घर की इज्जत है नजर रख कर बैठे हो। मेरे अंदर चची का थप्पड़ खाकर आग लग गई थी।
मैं खड़ा हो गया और ऊंची आवाज में बोला, मुझे पे हाथ उठाकर तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने कहा, तुम्हारी औकात क्या है? मैं तुम्हारी बारे में सब कुछ जान चुका। और तुम घर की इज्जत अपनी भाभी की बात कर रही हो अपने ही देवर के साथ, और तुम जो अपने आप को आज तक बड़ी पाकबाज दिखाती आई हो, तुम्हारी औकात क्या है? तुमने तो अपने कजिन के साथ साथ अपने बहनोई को भी नहीं छोड़ा, और पता नहीं कुन के साथ, और मुझे बोल रही हो घटिया इंसान। आज आने दो चचा को, तुमने मुझे समझ किया रखा है। तुम्हारी तो शौकत के साथ पक्के सबूत मेरे पास मौजूद हैं। अब जो बात होगी चचा के सामने होगी। मेरी बातें सुनकर चची के चेहरे का रंग लाल सुर्ख हो चुका था, जान निकल चुकी थी उनकी, और मैं ये बोलकर दरवाजे की तरफ लीका। मैं अभी दरवाज़ा खोलने ही लगा था, चची भागकर मेरे पाँव में आकर गिर गई और रोने लगी और मुआफ़िया मांगने लगी और मेरे पाँव पकड़ लिए। काशी बेटा, मुझे मुआफ़ कर दो बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम पे हाथ उठाया, खुदा किए मुझे मुआफ़ कर दो। तुम मेरे पास बैठो, हम बैठकर बात करते हैं, लेकिन खुदा के लिए अपने चचा से बात ना करना। मैं जीते जी मर जाऊंगी, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैंने साफ अल्फाज में चची को बोल दिया। चची अलिफ बे, अगर तुम चाहती हो कि मैं ये बात चचा किसी और ना बताऊं तो ये आखिरी दफ़ा ही होगा, और अब की बार वो ही होगा जो मैं कहूँगा। अगर अब पूरा साथ दोगी तो ठीक है, मैं बैठकर बात करने को तैयार हूँ। अगर मेरी ये बात मंजूर नहीं है तो मुझे जाने दो, फिर मेरे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। अलिफ बे, मैं तुम्हारी किसी भी किस्म की बातों में नहीं आऊँगा। चची आगे से बोली, ठीक है काशी बेटा, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन आओ बैठकर बात करते हैं। मैं दोबारा कुर्सी खींचकर बेड के साथ लगाकर बैठ गया, और चची भी बेड पे आकर बैठ गई, और फिर मैंने कहा, हाँ चची, अब बताओ क्या सोचा है? चची ने पूछा, तुम्हें ये सार छोटी बातें कहाँ से पता चली हैं? क्या तुम्हें इशरत ने बताई है? मैंने कहा, चची मुझे किसी ने भी नहीं बताई। फिर मैंने जो कुछ देखा और सुना सब चची को बता दिया। चची अब मेरी बातें सुनकर समझ गई थी कि मुझे अब हर बात का पता लग चुका है, इसलिए अब जान छिड़वाना बहुत मुश्किल है। चची बोली, देखो काशी बेटा, जो तुमने देखा और सुना वो सब कुछ सच है, लेकिन शौकत और इरफान भाई के अलावा मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है, और नहीं ही मैंने उनके अलावा कोई और मर्द से करवाया है। इसलिए इन दोनों के अलावा तुम अपने दिमाग में किसी और का शक ना रखो। रही बात साइमा की, वो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि इसको तुम्हारे लिए मिना सको, लेकिन वदा नहीं कर सकती। मैंने कहा, चची जान, ने आपको भी अच्छी तरह जानता हूँ, आप कितनी बड़ी खिलाड़ी औरत हो, और आपकी भाभी को भी, जो आपको कितने अरसे से किसी के लिए कह रही है। इसलिए आप ये ना कहो कि मैं कुछ नहीं कर सकती, आप कर भी सकती हैं, और आपकी भाभी भी करवा सकती है। इसलिए ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आपने इसको ठंडा करने का वादा इससे किया है, तो वो आप मेरे लिए इसको राजी कर लें, और मुझे ये भी पता है आप इसको बहुत आसानी से मिना भी लेंगी। फिलहाल मैंने चची को देखने का न कहा, क्योंकि मुझे पता था पहले इसके जरिए दूसरा माल खाऊंगा। तुम तो शौकत और इरफान भाई से बड़े खिलाड़ी हो, अब वैसे भी तुमसे कोई बात छपी हुई नहीं है, अब तो तुम मेरे सबसे ज्यादा राजदान बन गए हो। देखो काशी ऐश, तो मैं अब तुम्हें खिलकर कराऊंगी, लेकिन मेरा एक काम भी पक्का करवाना पड़ेगा। बोलो, करवाओगे? मैंने कहा, चची जान, मैंने पहले भी कहा था आपका हर काम मुझे मंजूर है, आप हुक्म करो, मैं जरूर पूरा करूंगा। लेकिन आपने अभी तक बताया ही नहीं आपका कौन सा काम है जो अभी तक मुझे नहीं बता रही। चची बोली, ये काम किसी को भी नहीं पता, ना इशरत को, ना नौरीन को, ना साइमा को, ना ही किसी और कोई। पहली दफा तुम्हें बता रही हूँ। मैंने कहा, अब बताओ, मैं सुन रहा हूँ। चची ने कहा, पूरी बात फिर किसी दिन बताऊंगी, लेकिन फिलहाल काम यह है कि तुम्हें मैं साइमा के अलावा और भी बहुत अच्छा माल खिलाऊंगी जो तुमने जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए एक बंदा है, इसको राजी करना होगा, इसको पूरा एतमाद में लेकर मेरा लिए तैयार करना होगा। मैंने चची को कहा, चची मैंने कहा था ना, तुम एक बहुत बड़ी अच्छी खिलाड़ी औरत हो, देख लो तुम्हारा